Hello everyone, in today's 11th Commerce Economic Lecture, we are in chapter number 5, Rural Development. Let us move on towards page number 33. On 33, Sources of Agricultural Credit in India. The name of the chapter is Rural Development. और रूरल डेवलपमेंट हमें करना है तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज जो हमारे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में पर्सन्स काम कर रहे हैं उनके लिए होना चाहिए। मतलब रूरल पीपल को ये एक सपोर्ट मिलना चाहिए थ्रू एग्रीकल्चर क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से सोर्सेस हैं जहां से एक फार्मर एग्रीकल्चरल क्रेडिट ले सकता है। फार्मर एग्रीकल्चरल क्रेडिट ले सकता है, तो देखते हैं वन बाय वन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट। एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, मतलब जहां पर इंस्टीट्यूशन से हम नहीं ले रहे हैं, इंडिविजुअल से ले रहे हैं, और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। ठीक है, तो आप पहले के टाइम पे भी देखते थे जब भी फार्मर्स को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो कहीं ना कहीं वो जो वेल्दी और रिच पर्सन होते हैं विलेज में, नेटिव प्लेस पे, है कि नहीं, आपके रिमोट एरियाज जो जिसे हम कह सकते हैं वहां पर, तो जो वेल्दी पर्सन्स हैं उस रिमोट एरिया में वहां से पैसे लिए जाते थे। उनको आप जमींदार कहिए या आप मुनीम कहिए, ठीक है ना। आप कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जैसे मदर इंडिया करके एक फिल्म है, तो उसमें काफी ओल्ड फिल्म है, आप उसमें देखेंगे तो उसमें एक लाला नाम का मुनीम रहता है जो लोगों को पैसे देता है। ठीक है, इसके बाद एक और फिल्म मैं आपको बता सकता हूँ, माला माल वीकली। ये एक परेश रावल की फिल्म आई थी, माला माल वीकली। उसमें भी वो जो पूरा गांव रहता है, एक वहां पर ठकुराइन रहती है, उससे वो लोग पैसे लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गांव में जो वेल्दी पर्सन है उससे क्या लिया जाता था, पैसा। तो वो जमींदार बोलिए, साहूकार बोलिए, आप कोई भी एक नाम उसे दे सकते हैं, और वहां पर वो लोग ये इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको क्या देते थे, अमाउंट। तो पहला हम देख रहे हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। द नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर्म एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। क्योंकि जो रूरल पीपल हैं वो ज्यादातर हम देखेंगे तो वहां पर इलिटरेसी की प्रॉब्लम बहुत है, इलिटरेट है, तो दे डोंट वांट टू गो इनटू दी मच पेपर वर्क। उनको ये सब हिसाब किताब या पेपर वर्क, सिग्नेचर करना, ये सब में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। वो सोचते हैं कि इतना कौन करेगा, उनको तो सीधा क्या पैसा मांगा और मिल गया, है ना। जो भी ओरल कम्युनिकेशन है उसके थ्रू अगर पैसा मिल गया तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। दे डोंट वांट टू गो फॉर पेपर वर्क। ठीक है, बहुत ही कम पेपर वर्क होगा तो वहां पर वो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, कंस्टिट्यूटिंग अराउंड 40% ऑफ द टोटल क्रेडिट इन इंडिया। तो ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, इंडिया का 40% क्रेडिट वहां से जाता है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। द इंटरेस्ट चार्ज बाय द नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर इज यूजुअली वेरी हाई। और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ये आपको बोलेंगे कि हम 2% से आपको क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे 2% पे। अब ये 2% क्या हो जाता है, 2% पर मंथ हो जाता है। और 2% पर मंथ का मतलब क्या हो गया, मतलब 2 into 12, 24% पर ईयर। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपीज का लोन लिया हुआ है तो आपको 24,000 रुपीज तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना ज्यादा है कि नहीं। अगर आप 1% भी पकड़िए तो कितना हो जाता है 12% के हिसाब से, मतलब 1 लाख के ऊपर 12,000। तो इनका जो रेट होता है इंटरेस्ट का बहुत हाई होता है। और उसके साथ साथ ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लेते हैं। कैसा इंटरेस्ट लेते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। द लैंड और अदर असेट्स आर केप्ट एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इनके पास जो गिरवी रखने के लिए होता है, क्या गिरवी रखते हैं, उनका जो जमीन है या दूसरा जो जायदाद है, फिर आप समझ सकते हैं जो ऑर्नामेंट्स होंगे, गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह, है ना। तो ये सब क्या कर सकते हैं, वो वहां पर गिरवी रख सकते हैं। और या तो उनके पास जो लाइव स्टॉक है ना, काऊ, बफेलोज, या जो भी शीप होगा, है कि नहीं, ये सब वो क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं। द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आर एज फॉलोज। अब यहां से क्या बता रहा है, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जहां से हमको क्रेडिट मिल सकता है।
तो यहाँ पर सबसे पहला हमें सोर्स दिया गया है मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स मतलब जिसको आप साहूकार बोल सकते हैं, ठीक है, जो पैसे प्रोवाइड करते हैं। मनी लेंडिंग हैज बीन अ वाइडली प्रिवेलेंट प्रोफेशन इन द रूरल एरियाज। तो काफी हद तक देखा गया है ना कि बहुत सारे लोग ये मनी लेंडिंग का काम करते हैं। सबको मालूम है कि इसके ऊपर ब्याज अच्छा मिलता है, इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। तो जो भी जिसके पास भी थोड़ा सरप्लस अमाउंट होता है वो क्या करता है, उसको ब्याज पे दे देता है, मतलब इंटरेस्ट बेसिस पे प्रोवाइड करता है। और वहां पर आप क्या कर सकते हो, ऑलमोस्ट डबल अमाउंट आप चार्ज कर लेते हो, है कि नहीं। The money lenders charge huge rate of interest and mortgage the property of the cultivator. Cultivator मतलब जो हमारे फार्मर्स हैं, जो कल्टीवेट करते हैं, उनसे क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट वो ले लेते हैं। कई बार तो क्या होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इतना हो जाता है और उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फार्मर दे नहीं पाता, तो उनकी जमीन ले ली जाती है ना, क्योंकि उन्होंने मॉर्गेज करके रखी हुई है। तो ये जो मनी लेंडर्स होते हैं, ये विलेज एरिया में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पर क्या देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, और सिक्योरिटी के बेसिस पे कुछ मॉर्गेज रखाते हैं अपने पास, ठीक है। नंबर 2, अदर प्राइवेट सोर्सेस। दूसरे कौन से सोर्स हैं, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स, है ना। जो ट्रेडर है मतलब जो बिजनेसमैन है वो क्रेडिट बेसिस पे आपको गुड्स देंगे। जो जमींदार है, अगेन ये भी आपको लोन देते हैं। फिर कमीशन एजेंट है, वो भी आपको पैसे देंगे। देन क्रेडिट फ्रॉम रिलेटिव्स, देन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तो नॉर्मल, तो सभी को पता है। अभी सेकंड वन क्या है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अब ये कैसा है, ये आप बोल सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक सोर्स है। कैसा सोर्स है, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड। आप लोन ले रहे हैं बैंक से, है कि नहीं। द जनरल पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट हैज बीन वन ऑफ द प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एम्ड एट प्रोवाइडिंग टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स। देखो क्या बताया, एक तो लैंडिंग कैसा मिलना चाहिए, टाइमली बेसिस पे, समय पर मिले और इनफ मिले, जितना चाहिए उतना पैसा मिले, किसको, फार्मर्स को, फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये किसमें पुट किया गया, जनरल पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तो ये एक नई पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत फार्मर्स को सही समय पर और इनफ अमाउंट लोन के रूप में देना चाहिए, ताकि वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। Providing better access to institutional credit for the small and marginal farmers and other weaker section to enable them to adopt modern technology and improved agricultural practice has been a major part of the policy. तो इस पॉलिसी का मेजर पार्ट क्या था कि सही समय पर लोन प्रोवाइड किया जाए। और कौन से लोन की बात करें, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू। तो जो वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी है, जो फार्मर्स हैं, वो मॉडर्नाइजेशन कर सकेंगे, बेटर इक्विपमेंट यूज कर सकेंगे, ठीक है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस देखो, इसमें एक बना दिया गया नाबार्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो इसका नाम ही आपको बता देगा कि इसका काम क्या है। नेशनल बैंक फॉर, बैंक क्यों है, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहां से जो लोन मिलेगा वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए मिलेगा और रूरल डेवलपमेंट के लिए मिलेगा। तो स्पेसिफिकली ये बैंक बनाया गया फार्मर्स के लिए, कल्टीवेटर्स के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। इट इज द एपेक्स बैंक इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एपेक्स बैंक मतलब हाईएस्ट, टॉप अथॉरिटी। कैसी अथॉरिटी, टॉप अथॉरिटी। किस सिलसिले में, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के सिलसिले में जो भी लोन देने का प्रोसेस है, इसमें ये टॉप अथॉरिटी है, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड was established on July 12 1982। तो इस दिन पर उसको क्या किया गया था, उसकी स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 with a paid up capital of 100 crore by 50-50 contribution of the government of India and Reserve Bank of India। तो इसमें दो इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा, एक तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और दूसरा आरबीआई का।
तो इनका जो रेशियो है वो 50-50 है, मतलब 100 करोड़ में से 50 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और बाकी का किसका है, आरबीआई का। NABARD is an apex institution in rural credit structure for providing credit for promotion of agricultural, small scale industries, cottage and village industries, handicraft etc. तो यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चरल नहीं, रूरल डेवलपमेंट की हम बात करें तो रूरल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर भी आ गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री, सारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज आ गए जो रूरल डेवलपमेंट में वर्क करेंगे। ठीक है, द पेड अप कैपिटल स्टूड एट 10,580 crores as on 31st March 2018। तो आज से 2 साल पहले का यहाँ पर रिकॉर्ड दिया गया है कि पेड अप कैपिटल कितना है, 10,580 crores, और स्टार्ट कहां से किया था, 100 करोड़ से। ठीक है, consequent to the revision in the composition of the share capital between government of India and RBI, NABARD today is fully owned by government of India। तो आज की तारीख में पूरा पैसा किसका लगा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब अभी आरबीआई का उसमें पैसा नहीं लगा है। ठीक है, नंबर 2, रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। तो पहला कौन सा था, नाबार्ड, दूसरा क्या है, रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। रूरल credit cooperative may be further divided into short term credit cooperatives and long term credit cooperatives। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट एंड आर बेस्ड ऑन 3 टायर स्ट्रक्चर एज फॉलोज। तो इसमें 3 टायर स्ट्रक्चर मतलब 3 सिस्टम है। क्या है, पहला प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, तो यहाँ पर पीएसीएस बनाया गया, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और तीसरा स्टेट लेवल पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड देन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे 3 लेवल बनाए गए। आपको बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल क्रेडिट चाहिए तो आप प्राइमरी में जाइए, आपको थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जा सकते हैं, और आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए आप स्टेट लेवल पे जाइए। ठीक है, तो ऐसे इसको वेरियस सिस्टम्स में कन्वर्ट कर दिया गया, 3 टायर सिस्टम है। नेक्स्ट वन, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अभी शॉर्ट टर्म में जो लोन मिलता है वो 2 से 3 साल के बीच का आपको लोन मिलेगा, मतलब पीरियड आपको जो पैसा है 2-3 इयर्स के अंदर आपको दे देना पड़ेगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म तो आपको 5 साल 10 साल तक के लिए लोन मिल सकता है। ठीक है, दीज कोऑपरेटिव मीट लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स एंड आर ऑर्गेनाइज्ड एट 2 लेवल। तो 2 लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। पहला है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। These banks operate at the village level as an independent unit। तो ये जो बैंक है एक इंडिपेंडेंट यूनिट के जैसे काम करते हैं, मतलब इनको कहीं किसी से बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं, इनको एक टारगेट दे दिया जाता है और इसके हिसाब से इनको क्या देना है, लोन देना है। ठीक है, और सेकंड, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। These banks operates at a state level though their branches in different villages। तो ये स्टेट लेवल में इनके ब्रांचेस होते हैं और इनके वेरियस जो ब्रांच है अलग अलग विलेजेस में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 लेवल पे काम करता है, प्राइमरी और स्टेट लेवल पे। उसके बाद आ जाता है कमर्शियल बैंक, जो हमारे नॉर्मल बैंक्स हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड रूरल क्रेडिट बाय एस्टेब्लिशिंग देयर ब्रांचेस इन द रूरल एरिया। तो ये भी क्या है, आज आप देख लो आईसीआईसीआई है, कैनरा है, ठीक है ना, देन एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक है। तो ये जो कमर्शियल बैंक है इसने क्या किया है, जो रिमोट एरियाज है, रूरल एरियाज है, वहां पर भी इन्होंने अपने ब्रांचेस पुट किए हुए। क्या पुट किए हुए, ब्रांचेस पुट किए हुए। तो इन ब्रांचेस के थ्रू वो फार्मर्स को क्या देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके, कमर्शियल बैंक हमने देखा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी। Regional rural banks are the specialized bank established under RRB Act 1976। ये स्पेशलाइज्ड क्या है, रूरल बैंक्स हैं।
खास करके स्पेशली रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाए। केटर टू नीड्स ऑफ द रूरल पुअर, जो गरीब लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बनाया गया। RRBs are set up as rural oriented commercial banks with the low cost profile of cooperative but with the professional discipline and modern outlook of the commercial bank। मतलब ये एक मिक्सचर है, कमर्शियल बैंक की तरह ये ऑपरेट करेगा बट ये रूरल पुअर के प्रॉब्लम को समझ करके भी लेगा। ठीक है ना। तो देखो कितना अच्छा यहाँ पर इसका प्लानिंग किया गया है। सबसे पहला बात क्या किया गया, लो कॉस्ट प्रोफाइल, इसका जो कॉस्ट प्रोफाइल है बहुत कम है, ऑफ कोऑपरेटिव बट विद द प्रोफेशनल डिसिप्लिन, इनका जो डिसिप्लिन है, इनका जो लोन देने का तरीका है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये प्रोवाइड करते हैं। मतलब पूरा पेपर वर्क होगा, पूरा चेकिंग होगा, आपका क्रेडिटेबिलिटी देखा जाएगा कि आप लोन किस तरीके से पे कर सकते हो, है ना। एंड मॉडर्न आउटलुक ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का जो मॉडर्न आउटलुक है उसके हिसाब से ये काम करते हैं। तो ये हमने देखा RRB। ठीक है। फिफ्थ वन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस बहुत ही छोटे फाइनेंस, आपको 1000, 2000, 5000, 10,000 इस अमाउंट का लोन चाहिए तो आपको ये प्रोवाइड करेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। बैंक ऑफर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट फॉर द रूरल क्रेडिट, however small farmers are unable to access them because of borrowing unfriendly products and procedures। क्या बताया, borrower unfriendly products and procedures। तो कई बार क्या होता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने के बावजूद भी ना फार्मर्स अप्रोच नहीं करते। उनको लगता है कि अरे ये बड़े ऑफिसर लोग हैं, इनसे कौन बात करेगा, फिर ये पेपर मांगेंगे, वो दस्तावेज मांगेंगे, हमारे पास तो ये सब है नहीं। इनको ऐसा एक फोबिया होता है ना। तो ये उतना अनफ्रेंडली महसूस करते हैं कि इनसे जाके क्या पूछें, बड़े साहब लोग हैं, ये हमको लोन देंगे का, क्यों देंगे हमको। फिर ये बोलेंगे ये कागज लेके आओ, वो कागज लेके आओ, हमारे पास तो कागज नहीं है। उनको ऐसा क्या होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट, है ना। इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड डिले एंड हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट बोथ लेजिटिमेट एंड इलीगल। क्या बता दिया यहाँ पर। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर, स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू एक्सेस देम। क्यों उनको वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उनका जो बोरोवर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट, ऐसा उनको लगता है वहां पर कि ये अनफ्रेंडली है। एंड प्रोसीजर्स, इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड डिले, कभी कभी मतलब जैसा फार्मर चाहते हैं, है ना, उन्होंने डेट दे दिया कि इस डेट पे आपको पे करना ही पड़ेगा, तो फार्मर्स को डर लगता है कि नहीं अभी हमने बोला था और बाद में बोलेंगे हमको पे करना ही पड़ेगा, तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे। जबकि जमींदार है, साहूकार है, उनको हम एक बात बोल देंगे कि इस बार पैसे नहीं है, आप अगले महीने आइए, तो वो हमको छोड़ देंगे, लेकिन बैंक वाले हमको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उनको लगता है। ठीक है। एंड हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ना वो भी बढ़ जाता है, बोथ लेजिटिमेट एंड इलीगल। तो जो आप लीगल की भाषा में बात कीजिए या इलीगल भाषा में बात कीजिए, है कि नहीं। मतलब क्या होता है, कभी कभी बैंक को पैसा वसूलने के लिए एजेंट बुक करना पड़ता है, वो एजेंट जाता है और वहां से पैसा वसूल करता है। ठीक है। 10 non-government organization NGOs are providing alternative means to enhance access to credit by the poor since mid 70s। तो यहाँ पर जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिव तरीका दे रहे हैं ताकि जो क्रेडिट है, जो स्मॉल क्रेडिट है, वो पुअर पर्सन तक पहुंचे। समझ में आ रहा है, इनका ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।